हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत का जो अर्थव्यवस्था चला रहे थे सीजीपीएससी, व्यापम और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए टूटेजा बुक से, तो उसी से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आय के ऊपर में। तो पहले आप लोग पूरा एक बार पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद डिसाइड करिएगा कि समझ में आया कि नहीं, क्योंकि 1-2 मिनट देखने से कोई भी समझा नहीं पाता है ना, तो कोई समझ पाता है। तो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है पहला, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, तो सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं स्पीड में और शॉर्टकट बताते जाऊंगा, बाकी आप लोग पूरा जो लाइन बाय लाइन है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो मैं आप लोग को कंसेप्ट टू कंसेप्ट बताऊंगा क्या है करके। तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक, इसमें क्या होता है, एक निश्चित अवधि। तो पहला पॉइंट याद रखिए, एक निश्चित अवधि। ठीक, देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवा। तो क्या बोल रहे हैं, भौगोलिक सीमाओं के अंदर। ठीक, देश के भौगोलिक सीमा, तो ये देखिए भारत देश बना हुआ है, इसमें जो भौगोलिक सीमा बनाया हो उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो उसके अंदर अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, तो जितना भी वहाँ वस्तु और सेवा, जो उत्पादित वस्तु और सेवा होगा, उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा अंतिम, ठीक, अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होगा कुल, वही हमारा क्या कहलाता, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त आय को नहीं शामिल किया जाता है। ठीक, क्योंकि वो विदेशों से प्राप्त आय जो होता है वो सीमा से बाहर होता है, भला ही वो हमारे देशवासियों के द्वारा जो अर्जित किया गया होता है। लेकिन साथ में ही जो विदेशी हमारे देश में रहते हैं उनके द्वारा जो आय अर्जित की जाती है हमारे सीमा के भीतर, उसको ऐड किया जाता है। तो इसमें मुख्य बात याद रखने वाली यही है, एक निश्चित अवधि, मान लीजिए 1 साल, देश की भौगोलिक सीमा जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, उसके अंदर समस्त अंतिम वस्तु और सेवा, ठीक, उनका मौद्रिक मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। इसमें हमें क्या करना है, तो सीमा से बाहर जो हमारे देश के नागरिक जो विदेशों में कमाते हैं उनकी जो इनकम होता है उसको शामिल नहीं करेंगे। और यहाँ यहाँ जो विदेशी यहाँ हमारे देश की सीमा के अंदर जो कमाते हैं, ये जो मौद्रिक मूल्य अर्जित करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक, तो उसी से जो फार्मूला बनता है इसका, उसी से बनता है। ठीक, देखिए लिखा भी है, शुद्ध घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित के मूल्य शामिल। ठीक, तो देश के भीतर उत्पादन समस्त उत्पादन का मूल्य, सेवा का मौद्रिक मूल्य, ये दोनों ऊपर में ही कंक्लूड किया गया है। साथ में इसमें दिया गया है, विदेशियों द्वारा अर्जित आय देश के भीतर हो तो शामिल होगा, लेकिन भारतीयों द्वारा जो अर्जित आय है देश के बाहर है तो शामिल नहीं होगा। ठीक, तो आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा पॉज करके एक बार और देख सकते हैं, बाकी मैं सरल से सरल भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, फिर है दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक, एनडीपी, शुद्ध बोल रहा है, शुद्ध कहीं पास निबल लिखा हुआ मिलेगा आपको, निबल। ठीक, शुद्ध या निबल। तो इसमें क्या होता है, तो जो हम सकल घरेलू उत्पाद निकाले जीडीपी, उसमें से हम यदि पूंजीगत वस्तु को माइनस कर देते हैं, मतलब उसमें से घटा देते हैं, तो ये क्या निकल के आ जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसको कैसे समझेंगे, तो पूंजीगत वस्तुओं का ह्रास। तो पूंजीगत क्या होता है, जैसे आप उदाहरण स्वरूप देखेंगे कि जैसे आप कोई कार खरीदे या तो घर बनाए, तो उसका धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या है, उसका वो जीरो उधार की आवश्यकता होती है और रिपेयर की आवश्यकता होगा, तो उसमें भी पैसा होगा, पैसा क्या बोलते हैं उसका लगेगा, और उसका जो मूल्य है वर्ष के साथ साथ घटते जाता है। तो जो अभी उसका नया में मूल्य है उस हिसाब से आप उसको ऐड कर रहे हैं, तो 5 साल बाद उसका रेट क्या है, आधा हो जाएगा, आधा या तो और कम हो जाएगा, तो उसके हिसाब से उसका मूल्य क्या है, घटता है। इसलिए शुद्ध सकल घरेलू निकालने के लिए हम लोग जीडीपी में से जो पूंजीगत वस्तु का होता है उसको मूल्य होता है उसको घटा देते हैं। ठीक, तो ये होता है इसका। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है, जीएनपी से ग्रोस
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, मेन बात याद रखना है कि इसमें देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तु, ठीक, एक निश्चित अवधि उसमें भी था, सकल घरेलू उत्पाद में भी, इसमें भी किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य सेम है, बस देश के नागरिकों के द्वारा बोल रहे हैं, ठीक, उसी को बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित जो आय होगा, जो देशवासी हैं विदेशों में अर्जित जो आय होगा उसको हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन विदेशियों द्वारा जो हमारे देश में रह रहे हैं और उनके द्वारा कोई काम करके आय अर्जित किया जा रहा है उसको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक। तो सकल घरेलू और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में यही अंतर है कि उसमें सीमा के भीतर होता है और राष्ट्रीय उत्पाद, ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें देश के नागरिकों के द्वारा होता है। तो उसी को फार्मूला के रूप में भी देख सकते हैं। जीडीपी होता है, जीडीपी में क्या है, प्लस करेंगे भारतीयों द्वारा अर्जित जो विदेशों में आए है उसको, और विदेशियों द्वारा जो भारत में अर्जित आए है उसको घटा देंगे, ठीक। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो देखिए एनएनपी, जिनको थोड़ा स्लो लगता होगा वो फास्ट करके देख सकते हैं, बाकी समझाने के लिए स्लो ही सही होता है। एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से वही जो पूंजीगत वस्तु है या अचल संपत्ति है उसको क्या है, उसका जो मूल्य है उसको हास कर देंगे तो क्या होता है, जीएनपी होता है, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाता है, ठीक। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं को घटा देने से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है। ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आगे काम आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय समझने के लिए सिंपल सी दो विधि होता है, आप लोग उसको ना देखें क्या क्या लिखा हुआ है, मैं जो बता रहा हूँ और हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, ठीक। तो राष्ट्रीय आय देखिए, तो राष्ट्रीय आय एक होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पे निकालते हैं जो साधन लागत में, ठीक। तो सामान्यतः हम लोग जो देखते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो अभी जस्ट पढ़े हम लोग एनएनपी, उसका मूल्यांकन यदि हम साधन लागत पर करते हैं, साधन लागत, अब यहाँ पर आप लोग को साधन लागत और बाजार मूल्य बता देता हूँ। साधन लागत वह लागत होता है जो फैक्ट्री में या कोई भी चीज़ उत्पादित करने में जो मूलतः जो लागत लगता है, जिसमें कोई भी न तो टैक्स जुड़ा है न ही सब्सिडी उसमें घटाया गया है, न तो टैक्स जुड़ा है न सब्सिडी घटाया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधन लागत। जितना कि मूलभूत हमारा जो लागत लगता है उस चीज़ को उत्पादित करने में उसको बोलते हैं साधन लागत, ठीक। बाजार मूल्य क्या होता है, तो बाजार मूल्य में क्या है, जो साधन लागत है उसमें जब इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाता है और उसमें जब माइनस कर देते हैं सब्सिडी को तो वो क्या निकल जाता है, बाजार मूल्य, ठीक। तो जब एक बार और बता देता हूँ, बाजार मूल्य क्या होता है, तो साधन लागत पर जब अप्रत्यक्ष कर को जोड़ते हैं और सब्सिडी को घटा देते हैं तो वो निकल जाता है क्या, बाजार मूल्य, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमको यहाँ गणना किसके आधार पर करना है, अभी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन हम अभी साधन लागत पर यदि हम करें तो वही हमारा क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाता है, तो याद रखिएगा। किंतु दूसरा परिभाषा ये है कि यदि वही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का गणना यदि हम बाजार मूल्य पर किए तो क्या होगा, तो उस समय हमारा होगा जब हम बाजार मूल्य पर करेंगे तो बाजार मूल्य पर अंकित जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है एवं सब्सिडी को जोड़ा जाता है, ठीक। तो अप्रत्यक्ष कर को क्या है, घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि मैं बाजार मूल्य तो बताया हूँ कि अप्रत्यक्ष बाजार मूल्य क्या होता है, तो साधन लागत में जब अप्रत्यक्ष कर को जोड़ते हैं और सब्सिडी को घटाते हैं, ऐसे बताया हूँ, लेकिन इसमें तो अलग बता रहे हैं।
तो ए है, देखिए हमको निकालना मेन क्या है, निकालना मेन क्या है हमारा, तो मैं बता रहा था यहाँ पास, तो ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास मैं लिख दिया हूँ थोड़ा सा। तो देखिए हमको निकालना किस में है, मार्केट मूल्य में ना। तो ये है मार्केट मूल्य, ये मार्केट मूल्य है, ठीक। तो ये है हमारा राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो मार्केट प्राइस। तो NNP जब हम मार्केट प्राइस पे उसको गणना करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम सब्सिडी को और इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं और सब्सिडी को जोड़ते हैं। तो ऐसे करने से हमको क्या मिलता है, राष्ट्रीय आय मिलता है। अब मैंने क्या बताया था आप लोग को, तो मैं बताया था कि साधन लागत में मतलब कि NNPFC में सब इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है, जोड़ना है, और सब्सिडी को क्या करना है, घटाना है। सॉरी यार, NNP में FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे सब्सिडी, ठीक, बराबर मैं बताया था NNP साधन लागत मतलब FC, ठीक, लिखने नहीं बन रहा है थोड़ा, FC, ठीक। तो उसमें हम लोग जब इसको देखना तो इसको पक्षांतर करेंगे तो जस्ट इसी के जैसे हो जाएगा, ठीक। तो वही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है, बाकी आप लोग दोनों तरह से कर सकते हैं। यदि सिंपली मैं बता दूं तो इस टाइप का होगा, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय सिंपल सा होता है, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय जो हम लोग अभी देखे शुद्ध राष्ट्रीय आय, उसमें से जब कुल जनसंख्या को भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक। तो ये सिंपल सा था। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो मेरे बातों को सुनिए ध्यान से। राष्ट्रीय आय तो रियल नेशनल इनकम, ठीक। इसमें क्या होता है, तो जब हम स्थिर मूल्य पर, एक चालू मूल्य होता है, एक स्थिर मूल्य, ठीक। ये दोनों बात को मैं बता देता हूँ। स्थिर मूल्य मतलब क्या है, आधार वर्ष जब हम 2011-12 लेंगे तो स्थिर मूल्य होगा, और जब जो वर्तमान जो ईयर चल रहा है, जैसे अभी 21-22 चल रहा है, 22-23 चल रहा है, तो 22-23 के हिसाब से यदि हम लेते हैं तो चालू मूल्य कहलाएगा। तो स्थिर मूल्य हमको 2011-12 से लेना है। तो 2011-12 से जब हम लेते हैं तो हमारा ये जो राष्ट्रीय आय है, तो स्थिर मूल्य पर जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम वास्तविक राष्ट्रीय आय, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्रय शक्ति क्षमता रीति। क्रय शक्ति क्षमता रीति PPP, परचेसिंग पावर प्रायोरिटी, ठीक। तो एक ही वस्तु को, मतलब एक वस्तु है, एक वस्तु या सेवा, ठीक, यदि उसको कोई देश कितना उसको पैसा अदा करके उसको खरीदने की क्षमता रखता है और दूसरे देश के कंपेयर में, तो उसी को हम लोग क्रय शक्ति क्षमता कहते हैं, ठीक। तो जैसे इसमें देखेंगे क्रय शक्ति क्षमता में, तो क्या है, चीन सबसे पहला है, फिर दूसरा अमेरिका है, फिर तीसरा में भारत है। तो मैं बताया क्रय शक्ति क्षमता क्या है, एक समान वस्तु और सेवा को कोई भी देश कितनी पैसा अदा करके उसको खरीदने की क्षमता रखती है, तो उसके हिसाब से तुलना करते हैं देशों के बीच में। तो उसमें सबसे पहला जो है चीन आता है, फिर अमेरिका, फिर भारत, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय आय का आकलन की विधियाँ। तो राष्ट्रीय आय की आकलन की विधि कैसे है, तो राष्ट्रीय आय के आकलन जो होता है वो उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, 3 विधि होता है, ठीक। उत्पादन विधि में हम लोग प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन के लागन के हिसाब से, तो इसमें मैं थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में जितना भी उत्पादन होता है तो उनका हर एक का जो मौद्रिक मूल्य है उसको जोड़ के क्या करते हैं, जब सभी का ऐड करेंगे तो उत्पादन गणना विधि कहलाएगा। लेकिन जब आय विधि में हम लोग देखेंगे क्या, तो प्रशासन, परिवहन, बैंक आदि सेवा क्षेत्रों की आय की गणना
तो उसको भी सभी का जब जोड़ेंगे तो जो बनेगा उसको हम लोग आय गणना विधि कहेंगे। जैसे प्रशासन हो गया, परिवहन हो गया, बैंक हो गया, जितना भी मतलब इसको थर्ड क्षेत्र बोल सकते हैं, सेवा क्षेत्र है तो तीसरा क्षेत्र का जितना भी होता है उसके सभी घटकों को जोड़ जोड़ के जब एक मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य जो बनेगा वही हमारा आय गणना विधि कहलाएगा, राष्ट्रीय आय के और गणना करने के लिए। ठीक, व्यय में क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कुल उपभोग और कुल बचत, तो कुल उपभोग कितना कर रहे हैं और कुल बचत कितना कर रहे हैं, दोनों को जोड़ के हम लोग जब लास्ट में सभी घटकों का निकालेंगे तो व्यय गणना विधि होगा। लेकिन आप लोगों को याद रखना मेन ये है कि जो भारत है वो उत्पादन और आय दोनों को उपयोग करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, सम्मिश्र प्रयोग। तो उत्पादन, आय, व्यय तीनों का उपयोग करता है। ठीक, तो इसलिए मिश्रित भी बोलते हैं या सम्मिश्र प्रयोग कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि भारत जो है तीनों का उपयोग करता है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रति मतलब पहली बार ये लिखे थे बुक, और उसमें बताए थे कि क्या है, 20 रुपये बताई थी। ठीक, 1868 याद रखिएगा, और सबसे पहला है, और 20 रुपये बताए, मतलब 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताए थे। स्वतंत्रता के पश्चात 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ तो वो बताए कि कितना, मतलब उसके बाद से यहाँ आय की गणना शुरू हुआ है। ठीक, तभी करंट में देख लीजिएगा प्रति व्यक्ति आय कितना है और राष्ट्रीय आय कितना है। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे की।